हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा से संबंधित जो पेपर में आने वाले सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं वो करने जा रहे हैं। और ये 1 अंक के प्रश्न हैं जो आपके कविता भाग से संबंधित हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में, फाइनल पेपर में आ सकते हैं। तो देखते हैं, कुछ ही प्रश्न है इसमें। प्रश्नों की संख्या 30 है जो कविता भाग से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम एक एक करके प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती। तो कवि के अनुसार हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि नन्ही चींटी की क्या विशेषता है। तो नन्ही चींटी की विशेषता है कि बार बार फिसलने पर भी वह हार नहीं मानती है। यह नन्ही चींटी की विशेषता है। तीसरा प्रश्न है कि गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाता है। तो उत्तर है मोती निकालने के लिए गोताखोर जो है सिंधु में डुबकियां लगाता है। आगे हमारा चौथा प्रश्न है कि हिम्मत करने वालों को असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि हिम्मत करने वालों को असफलता को जो है चुनौती के रूप में जो है वो स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ आपको चुनौती के रूप में यहाँ तक अगर याद कर लें और बाकी सारा प्रश्न में से ही उत्तर हो जाएगा। तो चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। पाँचवा प्रश्न है कि लता कहाँ पर फूली नहीं समाती। तो लता जो है, लता मतलब बेल जो है वो वन में, ठीक है, वन जो जंगल होता है वहाँ पर फूली नहीं समाती, इसलिए इसका उत्तर आपने वन में याद रखना है। आगे प्रश्न है कि राखी का त्यौहार किस दिन होता है। तो राखी का त्यौहार जो होता है वो श्रावण मास की पूर्णिमा को, ठीक है, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन जो होता है उस दिन मनाया जाता है। इसके आपने अच्छी तरह से स्पेलिंग देख लेनी है कि किस प्रकार से इसे शुद्ध रूप में श्रावण मास की पूर्णिमा लिखा जाता है, ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। आगे सातवां प्रश्न है कि राखी की चुनौती कविता में आई बहन का भाई कहाँ गया है। भारत माता को स्वतंत्र करवाने के लिए जो है बहन का भाई जो है कहाँ पर गया है, जेल खाने में। अगर आपको जेल खाने नहीं याद रहा तो अकेला जेल लिख लीजिएगा कि जेल में गया है, ठीक है। तो इस प्रकार सातवें प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे देखते हैं, आठवां प्रश्न है हमारा कि राखी की चुनौती कविता में बहन किसको बधाई देती है। तो जिन बहनों को भाई मिले हैं या जिन बहनों के भाई उनके पास हैं उन बहनों को वो जो है बधाई देती है कि राखी के दिन उनके बहन भाई जो है उनके पास हैं, ठीक है। आगे नौवां प्रश्न है राखी की चुनौती कविता स्वतंत्रता से पहले की लिखी गई है या बाद की लिखी गई है। तो आपको पता ही है कि आज़ादी प्राप्त करने की बात की जा रही है, इसलिए यह जो है स्वतंत्रता से पहले की लिखी गई कविता है। यह कविता राखी की चुनौती स्वतंत्रता से पहले की लिखी गई है। आगे 10वां प्रश्न है कि इस नवयुवकों के प्रति कविता के कवि का नाम आपने लिखना है। तो ये कविता के कवि जो हैं नवयुवकों के प्रति कविता के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। इस मैथिली शरण गुप्त के भी आपने अच्छी तरह से शुद्ध रूप में किस प्रकार मैथिली शरण गुप्त लिखा जाता है वो आपने लिख कर देख लेना है, अभ्यास कर लेना है। ये जो प्रश्न में आप अभी आपको बोलकर पढ़ा रही हूँ, इन प्रश्नों को आपने 1-2 बार मेरी सुन लेने हैं और साथ साथ में आपने लिख कर इनके उत्तर जो है करके देख लेने हैं, ताकि आपको जो है अभ्यास हो जाए और आपकी कोई भी गलती ना हो। आगे 11वां प्रश्न है कि नवयुवकों के प्रति कविता किन्हें संबोधित की गई है। तो नवयुवकों के प्रति कविता जो है वो नवयुवकों को ही संबोधित की गई है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया, यहाँ से आपको प्रश्न से ही आपको उत्तर मिल जाएगा कि नवयुवकों के प्रति नवयुवकों को ही संबोधित की गई है। इसके आगे जो है हमारा देखते हैं प्रश्न कि नवयुवकों के सम्मुख कौन से 2 पथ हैं। पथ मतलब रास्ते, ठीक है। तो उन्हें किस पथ का चुनाव करना चाहिए, किस रास्ते का चुनाव करना चाहिए। तो उत्तर में है कि असंयम और संयम 2 रास्ते हैं, ठीक है, 2 पथ हैं। उन्हें जो है दूसरे पथ अर्थात जो संयम का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। हमें संयमित जीवन जीना चाहिए, संयम में रहकर अनुशासन में रहकर जो है अपना काम करना चाहिए। इसलिए हमारे सामने कौन कौन से रास्ते होते हैं, असंयम और संयम, और उनमें से हमें संयम का रास्ता जो है वो अपनाना चाहिए। आगे 13वां प्रश्न है कि रब्बा मी दे पानी दे कविता में ईश्वर से क्या प्रार्थना की गई है। तो इसमें उत्तर होगा कि ईश्वर से बारिश, ठीक है। मी मतलब
बारिश, ठीक है। तो बारिश के लिए प्रार्थना की गई है कि बरसात करे परमात्मा जी, बारिश करो। इसके बाद में 14वां प्रश्न है कि रब्बा मी दे पानी दे कविता में खेतों में सोना का क्या अर्थ है, ठीक है। खेतों में सोना का क्या अर्थ हुआ कि खेतों में सोना थोड़े उग सकता है, बल्कि खेतों में क्या उगती हैं, फसलें। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया कि खेतों में सोना का अर्थ है सोने जैसी कीमती जो फसल है उससे भाव लिया गया है। आगे 15वां प्रश्न है कि पानी के बिना मवेशी और खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पानी के बिना जो है मवेशी, जो जानवर हैं, वो क्या है, मर जाते हैं, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। और दूसरा, फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है कि फसलें जो है वो सूख जाती हैं। इस प्रकार मवेशी मर जाते हैं और फसलें सूख जाती हैं। आगे हमारा 16वां प्रश्न है कि रब्बा मी दे पानी दे कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को क्या सीख दी गई है। तो प्रत्येक नागरिक को सीख दी गई है कि पानी प्रदूषित या व्यर्थ नहीं करना चाहिए, मतलब पानी की संभाल करनी चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए और गंदा भी नहीं करना चाहिए। आगे प्रश्न जो है हमारा माँ कविता में से लिया गया है कि माँ किसका वरदान है। तो माँ जो है वो ईश्वर का, परमात्मा का वरदान है, जो हमें परमात्मा की ओर से दिया गया है। आगे 18वां प्रश्न है कि माँ समय के रूप में क्या करती है। माँ हर क्षण, क्षण मतलब हर समय जो है, क्षण का एहसास करवाती है, हर पल का एहसास करवाती है। इसलिए माँ क्या है, हर क्षण का एहसास करवाती है समय के रूप में, ठीक है। 19वां प्रश्न है कि हर विपदा को हराने पर माँ को क्या कहा गया है। तो हर विपदा को हराने पर माँ को हिमालय कहा गया है, ठीक है। आपने याद रखना है कि हिमालय कहा गया है हर मुसीबत, विपदा होती है मुसीबत, तो हर मुसीबत को हराने के लिए, विपदा को हराने के लिए माँ को जो है हिमालय कहा गया है। माँ का हथियार क्या है। तो माँ का हथियार जो होता है उसका साहस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार माँ का हथियार क्या हो गया, साहस हो गया। आगे 21वां प्रश्न दिया गया है कि माँ बाती के रूप में क्या करती है। तो माँ जो है बाती के रूप में जो है ममता का प्रकाश फैलाती है। जिस प्रकार दिए की बाती जब जलती है तो प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार माँ जब बाती बन जाती है तो वो अपने ममता से अपने बच्चे के जीवन में प्रकाश फैलाती है। आगे 22वां प्रश्न है कि खुशी के आंसू बहाने पर माँ को क्या कहा गया है। तो खुशी के आंसू बहाने पर माँ को उत्सव कहा गया है। उत्सव क्या होता है, त्योहार, ठीक है। तो वह त्यौहार की तरह उत्सव होता है जब वो खुशी के दिन में जो है खुशी उसे मन में होती है और आंसू उसकी आंखों में आ जाते हैं। आगे 23वां प्रश्न है कि माँ गौरैया कब बच जाती है। जब खुद कम खाकर माँ बच्चों को ज़्यादा खिलाती है, ठीक है। कम खुद खाती है और ज़्यादा जो है वो बच्चों को खिलाती है, तब वो क्या बन जाती है, गौरैया बन जाती है। इसके बाद में 24वां प्रश्न दिया गया है कि आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर माँ को क्या पुकारा गया है। तो इसका उत्तर है कि आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर माँ को नदी पुकारा गया है, ठीक है। जैसे नदी आगे आगे बढ़ती जाती है, इसी प्रकार ना माँ भी जो है का आगे बढ़ने का जब हमें गीत सुनाती है, मतलब आगे बढ़ने का उत्साह हमें देती है, तो वो भी नदी बन जाती है, नदी के रूप में उसे माना जाता है। आगे 25वां प्रश्न है कि इस कविता में माँ का उपहार क्या बताया गया है। तो इस कविता में माँ का उपहार जो है वो सहनशीलता है, कि उसमें सहनशीलता भरी होती है, ये उसका उपहार है। 26वां प्रश्न, माँ के चरणों में किसका द्वार होता है। तो माँ के चरणों में जो है स्वर्ग का द्वार होता है, ठीक है। आगे कहा जाता है ना कि अगर माँ के चरणों मिल जाएं तो वो क्या है, स्वर्ग के समान होते हैं। आगे 27वां प्रश्न है कि बिना विचार के काम करने से क्या होता है। बिना विचार के काम करने से क्या है, काम बिगड़ जाता है और जग में क्या होती है, हंसाई होती है। मतलब सब लोग हम पर हंसते हैं, अगर हम बिना सोचे काम करते हैं हमारा काम खत्म, बिगड़ जाता है और लोग हम पर हंसते हैं। आगे 28वां प्रश्न है कि कवि के अनुसार प्रायः दोस्त कैसे होते हैं। तो दोस्त देखते हैं कैसे होते हैं, दिया गया है कि दोस्त जो हैं कवि के अनुसार प्रायः दोस्त जो हैं स्वार्थी होते हैं, ठीक है। अधिकतर दोस्त कैसे होते हैं, स्वार्थी ही होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हमसे जुड़े होते हैं। 29वां प्रश्न है 4 दिन का मेहमान कौन है। तो 4 दिन का मेहमान क्या दिया गया है, धन, ठीक है। जो धन दौलत है वो हमारे पास 4 दिन का मेहमान के तौर पर रहती है। आगे 30वां प्रश्न है कि प्रायः मनुष्य अभिमान क्यों करता है। तो अभिमान क्यों करता है, अहंकार क्यों करता है, अभिमान मतलब अहंकार। प्रायः मनुष्य अपनी धन दौलत दिखाने के लिए अभिमान करता है। आगे दिए गए प्रश्न हैं, इस प्रकार जो
आपका ये भाग कविता भाग के 30 प्रश्न जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कविता भाग से संबंधित मैंने आपको करा दिए हैं। इन प्रश्नों को आपने जो है 2-3 बार सुन लेना है और फिर याद करके और एक बार लिख कर देखना है, ताकि आपसे से कोई भी गलती ना हो। आगे इसी सीरीज़ में जो है वीडियोज़ की मैं 8वीं कक्षा से संबंधित जो है पूरे का पूरा जो क्वेश्चन पेपर में जिस प्रकार से क्वेश्चन आने हैं, 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के किस प्रकार, और 5 के 4 नंबर के कितने आने हैं, जो प्रश्न आने हैं उस भाग से संबंधित मैं प्रश्नों को लेकर आपके सामने वीडियो आऊँगी। और आपने उन वीडियोस को अच्छी तरह से देखकर अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है, ध्यान से पढ़ना है और उन्हें लिख कर देख लेना है, ताकि आपकी कोई गलती ना हो और पेपर की तैयारी अच्छे से करनी है। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और आगे भी मैं आपको इसी प्रकार वीडियोस जो है परीक्षा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट सामग्री प्रदान करती रहूँगी। तो इसके लिए आपका धन्यवाद।